हाय दोस्तों। अब तक तो आपने कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में खूब सुन लिया और देख लिया होगा कि इसके द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में नई दिल्ली, पूना, लखनऊ, अमृतसर, जयपुर, बेंगलुरु और हैदराबाद में किस तरीके से विशालकाय जनजी आंदोलन करे गए। हाल फिलहाल में दिल्ली के जंतर मंतर में आंदोलन चल रहा है। हालांकि ये पार्टी अभी तक हमारे देश के लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29A के तहत एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी घोषित नहीं हुई है। इस पॉलिटिकल पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके का ये कहना है कि उनका भविष्य में चुनाव लड़ने का कोई विचार नहीं है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस प्रकार के राजनीतिक आंदोलन, या मैं यूं कहूं कि दबाव समूह, विश्व के विभिन्न देशों में लगभग 3 दशक पूर्व से पहले भी काम कर चुके हैं। परिणाम के तौर पे कुछ सफल हुए, कुछ असफल हुए, कुछ राजनीतिक संरचना में परिवर्तन करने में सफलता प्राप्त करी और कुछ समय के साथ विलुप्त हो गए। आइए एक नजर डालते हैं। सर्वप्रथम 1996 में अमेरिका में द यस मैन नामक आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसका उद्देश्य कॉरपोरेट अनियमितता, जलवायु परिवर्तन जैसे अन्य सामाजिक मुद्दों पे सुधार करना था। मीडिया द्वारा व्यापक तरीके से टीवी इंटरव्यूज, यहाँ तक कि फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से सच को उजागर करा गया और एक जन जागरूकता को निचले स्तर पर अच्छे तरीके से उत्पन्न करा गया। लेकिन आखिरकार ये आंदोलन कुछ राजनीतिक संरचना में परिवर्तन करने में सफल न हो सका। इसके बाद इटली का 5 स्टार आंदोलन M5S 2009 में इटली में प्रारंभ हुआ, जो वहां के भ्रष्टाचारी सत्ताधारी तंत्र के खिलाफ लोगों की आवाज थी। यह एक डिजिटल क्रांति थी। नतीजे के तौर पर एक सफल राजनीतिक दल बनकर उभरा, जिसने इटली में कुछ प्रमुख उद्देश्य जैसे कि न्यूनतम आय योजना व अन्य भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों को देश में लागू करा। इसके बाद अरेबियन प्रायद्वीप में अरब स्प्रिंग नामक युवाओं का एक दबाव समूह 2010 में कार्यरत हुआ, जिसका उद्देश्य वहां के तथाकथित तानाशाहों का तख्तापलट करना था। नतीजे के तौर पर ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति जैनुल आबदीन बिन अली का तख्तापलट, हौसी मुबारक इजिप्ट के उनका तख्तापलट और लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी का तख्तापलट हुआ। परंतु अरेबियन प्रायद्वीप के कुछ अन्य हिस्से जैसे कि सीरिया, यमन और बहरीन में ये आंदोलन एक गृह युद्ध में परिवर्तित हो गया। इसी तरीके से यूरोप में पायरेट पार्टी आंदोलन उभरा, जो कि सर्वप्रथम स्वीडन में 2006 में और आइसलैंड में 2012 में हुआ। नतीजे के तौर पर एक सशक्त राजनीतिक दल बना, जिसने की एक बड़ी जीत हासिल की। लेकिन चूंकि आंतरिक मतभेद एवं संघर्ष चलते वो अपने डिजिटल पारदर्शी एजेंडा, जिसका प्रमुख उद्देश्य था वहां के पेटेंट और कॉपीराइट कानूनों में सुधार करना, उसमें कुछ खास विकास ना कर सका। इसके बाद स्पेन में सन 2011 में इंडिग्नाडोज आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो कि जिसका प्रमुख उद्देश्य वास्तविक लोकतंत्र को स्थापित करना था। परिणाम के तौर पर एक सशक्त पॉलिटिकल पार्टी फिर उभरी। वामपंथी पॉलिटिकल विचारधारा पॉडेमोस नामक पॉलिटिकल पार्टी का जन्म हुआ, जिसने एक वैचारिक क्रांति को उत्पन्न करा। इसी आंदोलन के द्वारा, या मैं यूं कहूं, यह आंदोलन एक कैटलिस्ट के तौर पर अमेरिका में सन 2011 में कुछ समय बाद ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट नामक आंदोलन को जन्म दिया, जिसका प्रमुख उद्देश्य वहां की कॉरपोरेट लालच व राजनीतिक भ्रष्टाचार को समाप्त करना था। इस जन आंदोलन का प्रमुख नारा 1% बनाम 99% था। एक मजबूत वैचारिक क्रांति को इस आंदोलन द्वारा देश में पैदा किया गया। नतीजे के तौर पे कुछ सामाजिक व आर्थिक सुधार हुए। इसके बाद अमेरिका में सन 2013 में एक दबाव समूह ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम से कार्यरत हुआ, जिसका प्रमुख उद्देश्य वहां के उस वक्त के नस्लवाद व पुलिस द्वारा जो भी बर्बरता की जाती थी उसके खिलाफ था। नतीजे के तौर पर ये आंदोलन ने एक जन जागरूकता का तो काम करा, परंतु किसी भी प्रकार से राजनीति में कोई भी बदलाव ना कर सका। इसके बाद
हांगकांग में अम्ब्रेला आंदोलन सन 2014 में प्रारंभ हुआ, जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक मताधिकार एवं आत्मनिर्णय के अधिकार को प्राप्त करना था। वहां की जनता के द्वारा मुख्य कार्यकारियों को निर्वाचित करना उनका स्वतंत्र रूप से प्रमुख उद्देश्य था। नतीजे के तौर पर ये आंदोलन पूर्ण रूप से असफल हो गया। बीजिंग व हांगकांग सरकार मिलकर उसने इस आंदोलन का दमन कर दिया। इसके बाद यूके में सन 2018 में एक्सटिंक्शन रिबेलियन नामक जन आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो कि एक वैश्विक पर्यावरण आंदोलन था। नतीजे के तौर पर ब्रिटिश सरकार द्वारा जलवायु आपातकाल घोषित किया गया। इसके बाद फ्रांस में येलो वेस्ट नामक आंदोलन सन 2018 में प्रारंभ हुआ। पेट्रोल एवं डीजल टैक्स में जो वृद्धि थी उसके खिलाफ लोगों की ये आवाज थी। नतीजे के तौर पर उस समय के फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा लगभग 10 अरब डॉलर की वित्तीय राहत कोष की घोषणा की गई। ये फ्रांस के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा और लंबे समय तक चलने वाला जन आंदोलन रहा। दोस्तों, अगर पूर्ण रूप से जेनजी आंदोलन की बात करें तो सर्वप्रथम हांगकांग में बंदी प्रत्यर्पण विरोधी डिजिटल आंदोलन 2019 में प्रारंभ हुआ। ये पूर्ण रूप से युवाओं द्वारा संचालित आंदोलन था, जिसमें कि विश्वविद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा बढ़ चढ़कर इसमें सहभागिता अपनी दर्ज कराई गई। ये आंदोलन प्रमुखता बंदी प्रत्यर्पण कानून के खिलाफ चाइना के हस्तक्षेप के विरुद्ध वहां की युवाओं की आवाज थी। नतीजे के तौर पर यह काला कानून वापस लिया गया, परंतु कुछ समय के बाद ही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 2020 को सरकार द्वारा पारित कर इस आंदोलन का दमन कर दिया गया। इसके बाद हैश एंड सार्स आंदोलन 2020 में नाइजीरिया में प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य नाइजीरियन पुलिस द्वारा एक स्पेशल एंटी रॉबरी स्क्वाड के गठन के खिलाफ ये आवाज थी। एक प्रमुख तौर पर ये एक जेनजी आंदोलन था, जो कि पुलिस भ्रष्टाचार जबरन वसूली के खिलाफ वहां की युवाओं की आवाज थी। नतीजे के तौर पर सार्स नामक इस आंदोलन को सरकार ने भंग कर दिया। इसके बाद श्रीलंका में अरागलिया नामक आंदोलन 2022 में युवाओं द्वारा जेनजी आंदोलन किया गया, जो वहां के तथाकथित तानाशाहों के विरुद्ध था। नतीजे के तौर पर राजनीतिक सत्ता परिवर्तित हुई और वहां के तथाकथित राजपक्षे परिवार को अपना। इसके बाद केन्या में सन 2024 में नाने नाने नामक आंदोलन किया गया, जो कि कर वृद्धि के विरुद्ध युवाओं की आवाज थी। नतीजे के तौर पर इस आंदोलन को सरकार द्वारा दबा दिया गया। इसी के बाद बांग्लादेश में छात्र लीग आंदोलन सन 2024 में युवाओं द्वारा किया गया। उस समय 30% आरक्षण की बात कही गई, जिसके विरुद्ध युवाओं ने जन प्रदर्शन किया। नतीजे के तौर पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और 30% कोटे को खत्म कर दिया गया। इसके बाद नेपाल में वहां की युवाओं द्वारा एक जेनजी आंदोलन सन 2025 में करा गया, जो वहां की तथाकथित सरकार के भ्रष्टाचार, बेरोजगारी व तमाम अन्य सामाजिक मुद्दों के विरुद्ध था। नतीजे के तौर पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और नए प्रधानमंत्री बालेंदु शाह को जेनजियों द्वारा गद्दी पर बिठाया गया। इसी के बाद पाकिस्तान ने भी मई 2026 में ही कॉकरोच जनता पार्टी से सीधे तौर पर प्रेरित होकर कॉकरोच आवामी पार्टी का गठन किया गया। ये वहां के जेनजी युवाओं द्वारा एक सोशल ऑनलाइन मूवमेंट चलाया गया, जो वहां के राजनीतिक मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई व अन्य आर्थिक सामाजिक मुद्दों के खिलाफ युवाओं का आक्रोश है। यह मात्र नतीजे के तौर पर एक गैर राजनीतिक दल बनकर एवं एक वायरल मीम सांस्कृतिक मंच बनकर ही रह गया। सोशल मीडिया में जिस तरीके से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, तो नतीजे के तौर पर अब देखना बस यही है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या वास्तव में कुछ बदलाव कर पाती है, कुछ बड़ा बदलाव भारत देश में, या फिर एक अल्पकालिक मीम मंच, डिजिटल मंच बनकर ही सीमित रह जाती है। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर अपनी राय बताएं और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।